नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो मैंने कवर करवाना है दैट इज IFRS 8। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले हमें मसला समझना चाहिए। यूं समझ लें कि स्टैंडर्ड एक कानून है। कानून बनाया तब जाता है जब कोई मसला आता है। जब मसला सामने आता है तो उस पर कानून साजी की जाती है। और नॉर्मली हम प्रोएक्टिव नहीं चलते, अक्सर दुनिया में रिएक्टिव आता है। बहुत सारी चीजें आपने वक्त से पहले सोची नहीं होती कि इसके कंसीक्वेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा लूप होल्स होते हैं। जो फ्रॉड करने वाला होता है या जो क्रिमिनल होता है वो कहीं ना कहीं से एक ऐसी हरकत करता है जो लीगली गलत नहीं होती लेकिन सही भी नहीं होती। मिसाल, अगर हम इंटरनेट की दुनिया में आए और हमने इन टेलीविजन वगैरह जैसी चीजों को साइड में कर दिया, चैनल जैसी चीजों को हमने साइड में कर दिया, अब उसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों की सीक्रेसी, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड्स जैसी चीजों पे आ गई। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस उनकी मोबाइल के थ्रू होना शुरू हो गई। और पाकिस्तान में साइबर क्राइम का कोई एक्ट नहीं था। अब अगर कोई साइबर क्राइम करता था, मेरी ईमेल एड्रेस हैक करता था, मेरा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड हैक करता था, और मैं जब उसको पुलिस के पास जाके उसका FIR लॉन्च करता, तो पुलिस कौन से दिफा के अंदर वो FIR लॉन्च करेगी? जब उसका कोई क्राइम ही नहीं है, कोई दिफा नंबर ही नहीं है। बाद में उसके ऊपर कानून साजी की जाती है। ये स्टैंडर्ड्स हम अकाउंटेंट्स के लिए लॉ है। जब कभी भी बहैसियत एक ऑडिटर आपके सामने अकाउंटेंट गिच-गिच करे और कहे कि यार नहीं ये कैपिटलाइज होता है, या मैं इसको एक्सपेंस आउट ही करूंगा, या इसकी ट्रीटमेंट ये होती है, तो आप दोनों में फड्डे का एडवांटेज ऑडिटर को नहीं होगा। क्योंकि आप ऑडिटर हो तो कोई बड़ी बात हो गए, ऐसी बात नहीं है। मसले का हल क्या होगा? रूल बुक, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दिखाया जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ने यह बताई है, लिहाजा जो सही बात करा था एज पर IFRS वो सही निकलेगा। क्लियर हो गया? हर मसले के पीछे हम इस बात को देखते हैं कि स्टैंडर्ड बनाने के पीछे ये देखते हैं कि मसला क्या था। कंपनीज जब लार्जर स्केल पे जाती हैं तो वो डिविजनलाइज होती हैं। डिविजनलाइज होने का मकसद क्या है कि एक होता है सेंट्रल कमांड, सेंट्रल सिस्टम, और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। पढ़ा है BMBS, जिन जिन ने पढ़ा है, ठीक है। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग हेड ऑफिस के पास होती है, एक ही जगह पे लिमिट होती है। और डिसेंट्रलाइज में हम क्या करते हैं? हम डेडिकेट करते हैं। हम अपना डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी पास ऑन कर देते हैं कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है बिलिंग के हवाले से, तो PTCL में पहले क्या होता था, उसको बोलते थे भाई इस्लामाबाद भेजो, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो ईमेल्स की नहीं थी, यहां से कुरियर करना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे, और पता भी नहीं तो पहुंचा कि नहीं। हमने क्या कर दिया, हमने हर एक्सचेंज पे एक RO बिठा दिया, रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर को अथॉरिटी दे दी कि अगर कोई कहता है कि इंटरनेट तो मेरा चल ही नहीं रहा था, बिल तुमने फुजुल में भेज दिया, ये कॉस्ट तो मैंने की ही नहीं है, आपने फुजुल में मेरे बिल में चार्ज कर दी, तो रेवेन्यू ऑफिसर वहीं के वहीं बिल को देके डेटा निकाल के कॉस्ट चार्जेस चेक करके या इंटरनेट के बाइट्स चेक करके कहेगा कि वाकई में यूज नहीं हुआ और आपकी कंप्लेंट थी इन दौरान इंटरनेट ना चलने की, तो मैं आपको 15 दिन का या 20 दिन का ऑफ कर देता हूं, बाकी पैसे आप जमा करते हैं। क्विक।
इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, खुद मुख्तारी। जिस तरह पाकिस्तान में आप बड़ी आवाजें सुनते हैं 18th अमेंडमेंट की, ठीक है, जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट की थी। व्हाट इज 18th अमेंडमेंट? दैट इज सूबाई खुद मुख्तारी। पहले क्या होता था कि पूरे पाकिस्तान के यहां से, पूरे पाकिस्तान से जो टैक्सेस कलेक्ट करती थी वो फेडरल गवर्नमेंट करती थी, और सूबों को बजट फेडरल गवर्नमेंट देती थी। जरदारी साहब ने कहा कि फेडरल बीच में क्यों आ रही है? 18th अमेंडमेंट का बिल पास किया गया और सूबों को खुद मुख्तार कर दिया गया, इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि सूबे अपना टैक्स खुद कलेक्ट करेंगे और अपना बजट खुद बनाएंगे, रिसोर्सेस खुद ही एलोकेट करेंगे। लिहाजा मेडिकल, एजुकेशन, डेवलपमेंट जैसी चीजें हर सूबे के पास अपनी अपनी हैं, जिसका हमने एक फ्लॉ भी देखा था कि लॉकडाउन जब लगने जा रहे थे तो सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ अलग आ रहा था और फेडरल गवर्नमेंट का मौकिफ अलग आ रहा था। और जब हम यहां किसी हॉस्पिटल की कंप्लेंट करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स कैसी हैं, हम तो तब्दीली जा रहे थे, तो तब्दीली करिए, मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो सूबे के हाथ में। अब सिंध भी मुझे तो कुछ कर सकता हूं, लेकिन सिंध को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या करते हैं हम कि कंपनी को स्प्लिट करते हैं इनटू डिविजन्स। जिस तरह बहुत सारी कंपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी ब्रांचेस बनाती हैं। बैंक है, हेड ऑफिस में भी कराची में हो, लेकिन हर ब्रांच में एक मैनेजर बिठा दिया, बीएम, ब्रांच मैनेजर। फिर अक्सर क्या किया जाता है, एक आरडी बनाया जाता है, रीजनल हेड, ठीक है, वो रीजन का हेड होता है। वो रीजन पूरी के अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो रीजनल डायरेक्टर के पास, आरडी के पास होती हैं। अगर उसके कद से ऊंचा है तो फिर वो हेड ऑफिस भेजेगा। डिसेंट्रलाइज करने में मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम डिसीजन मेकिंग पावर पास ऑन कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे टू द मैनेजर्स, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक लिमिट होती है कि हम उस मैनेजर के अंडर जो सेंटर है, जहां तक उसकी डिसीजन मेकिंग है, जो ब्रांच है उसकी, उसको हम नाम देते हैं कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर का मतलब कि मैनेजर के पास सिर्फ और सिर्फ खर्चे करने का अख्तियार है। मिसाल, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितने पैसे कमा के खिलाता होगा हमें? मार्केटिंग कुछ कमाता है क्या? नहीं, मार्केटिंग कमाता थोड़ी है, मार्केटिंग तो सिर्फ खर्चा करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? खर्चा करता है। ये कमाते कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंपनी के सिस्टम को चलाते हैं। अगर मार्केटिंग मैनेजर है तो उसके डिपार्टमेंट को हम कहेंगे कॉस्ट सेंटर। लिहाजा उसके पास अख्तियार होगा कि अगर उसको पूरे शहर में स्ट्रीमर्स लगवाने हैं, उसको केबल पे ऐड देना है, उसको न्यूज़पेपर में ऐड देना है, उसको फेसबुक पे बूस्ट चलाना है, खर्चे की बातें कर सकता है। और उसको खर्चे का एक अख्तियार होगा कि इस लिमिट तक का अगर खर्चा होना तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर देना। तो हमने देख लिया कि हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन चला दी जिसमें हमें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि इस कंपनी की चिप्स सही नहीं है, इसमें प्लास्टिक है। देखो, मैंने आग लगा के देखी, प्लास्टिक निकला। तो कस्टमर भी सोचने लगा कि हम तो कुरकुरे खा लेते 10 रुपए की तुरतुरे,
लेकिन बच्चों को कैसे खिलाएंगे? हम भी नहीं खाएंगे, प्लास्टिक के अंदर जम जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मर जाएंगे। और बाद में वो कंपनी उसको फौरन कवर अप करती है। जिस तरह कल ही इवन एक इंसिडेंट हुआ है लकी वन मॉल के अंदर, बंदे ने छलांग मार दी 3rd फ्लोर से, शायद सुहेर नाम का कोई बंदा था। तो अब ऐसे में आपने फौरन अपने आप को क्लियर करना होता है कि उसने इतना जल्दी रिएक्ट किया कि हम वहां पहुंच नहीं सके, और उसने सीसीटीवी इशू कर दी कि उसने किस तरीके से ये एग्जीक्यूट किया है, किसी और ने इसको मर्डर नहीं किया, और ये प्योर एक सुसाइड का केस है, और इसमें हमारे और हमारे स्टाफ की किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मार्केटिंग मैनेजर सोचेगा नहीं इस पे। मार्केटिंग मैनेजर पहली फुर्सत में अपना दामन साफ करने के चक्कर में उस पर खर्चा कर देगा। अगर हेड ऑफिस से अप्रूवल लेना हो तो लंबा खींचेगा। तो लेट्स से आईकैप हैदराबाद ऑफिस को हम कितना अख्तियार देते हैं? ये अगर ये चाहते हैं कि हमारे यहां जो पूरी मार्केट है वो सिंधी स्पीकिंग मेजॉरिटी है, जिनको इंग्लिश के अंदर चीजें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर सिंधी में इनको ब्रोशर दे दिए जाए तो शायद एडमिशन ज्यादा हो जाए। लेकिन क्या हैदराबाद की डिवीजन अपने खर्चे से या अपने तरफ से ऐसे ब्रोशर्स प्रिंट करवा सकता है? अगर हां तो ये डेलीगेशन है, अगर नहीं तो ये सेंट्रलाइज्ड है और नहीं कर सकता। इवन पीआरसी आने के बाद अभी तक उसके ब्रोशर्स नहीं है। अभी तक जो आईकेएम अपनी करियर काउंसलिंग के अंदर ब्रोशर्स दे रहा है वो पुरानी स्कीम के दे रहा है। तो अगर यहां का जो काउंसलर है वो कहता है कि मुझे तो अपडेटेड चाहिए ना, मैं कार्ड के ऊपर पन्ने चिपका के पेस्ट कर रहा हूं, ऐसा ठीक तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? कि डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। एक लिमिट होती है कॉस्ट सेंटर की, कि मैनेजर सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक का खर्चा करने का अख्तियार रख सकता है। लेट्स से प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर काम कर सकता है। मटेरियल कहां से खरीदना है, कितना खरीदना है, सस्ता खरीदना है, कितना लगाना है, लेबर को कितना देना है, लेबर से कैसे काम लेना है, खर्चा 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 खर्चा। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल होता है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर में जो रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ सेल्स का जवाब देना है। यूनिट बनाया कितने में गया, स्टे आउट ऑफ दिस। बेचना कितने में है, टॉक ऑफ दिस। कितना वॉल्यूम बेचना है, बल्क क्वांटिटी में डिस्काउंट देना है, कोई नई ऑफर देनी है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स करूं। भाई आखिर में जवाब मैं आपसे सेल्स का ही लूंगा। तो उस मैनेजर को या उस डिपार्टमेंट को हम क्या नाम देंगे, रेवेन्यू सेंटर। कॉस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ खर्चे करने के अख्तियार रखता है, रेवेन्यू सेंटर सिर्फ और सिर्फ सेल्स करने का अख्तियार रखता है। फिर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कहीं बल्क डिस्काउंट दे दिया, कहीं डिस्काउंट दे दिया, किसी से नेगोशिएशन कर ली, लेकिन रेवेन्यू का डिपार्टमेंट आपके हाथ में है। इससे थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, जिसको कहा जाता है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में मैं आपको ब्रांच बना के दे दूंगा, मैं आपको आउटलेट बना के दे दूंगा, चीजें बेचना, खर्चा करना सारा आपका सर का दर्द है। यानी इस सेंटर का मैनेजर रेवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा और खर्चों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो मैं अगर इसको इसके प्रॉफिट का शेयर दूं तो किया जा सकता है, क्योंकि भाई रेवेन्यू कमाने वाले भी आप, खर्चा करने वाले भी आप। अगर खर्चा ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। अगर रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। इसकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। क्या करेगा, रेवेन्यू के ऊपर भी खुद डिसीजंस लेगा और खर्चों के ऊपर भी खुद डिसीजन लेगा। इसमें खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंस, यहां हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑटोनॉमी। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, ऑटोनॉमी है। मैंने आपको ऑटोनॉमी दे दी, मैंने आपको खुद मुख्तार कर दिया कि आप अपने फैसले खुद ही ले लिया करो।
हर फैसले पे एक लिमिट होती है, क्योंकि देखो करप्शन के चांसेस हर जगह पे हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते। मिसाल, मेरा एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, ऑडिट में है, तो बताने लगा कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपनी पूरी ऑफिस के अंदर सोलर लगवा दिया। तो जब मैंने देखा कि सोलर की इतनी प्लेट्स हैं, इतने केवी का सिस्टम है, ये तो उसके अख्तियार में ही नहीं है, तो इसने सोलर लगवाया कैसे यहां पे? तो जब उसने उसके इनवॉइसेस चेक किए तो उसने हर एक प्लेट का अलग अलग ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। मिसाल, सोलर की एक प्लेट 18-19 हजार की थी या 20 हजार की थी, तो उसने 20-20 हजार के अलग अलग 25 या 20 ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे। वो तो उसके अख्तियार में था, उसके चेक भी उसने अलग अलग इश्यू किए हुए थे, तो उसने अपनी अथॉरिटी के अंडर रहा। तो ऑडिटर ने कहा कि मुझे बिल्टी दिखाओ, बिल्टी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो बिल्टी देखी तो उसमें सारी प्लेट साथ आई हुई थी। उसको वहां पकड़ लिया, बोला अगर अलग अलग ऑर्डर तो सारी प्लेट एक साथ क्यों आई है? तो उसने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करने के लिए उसको वहां पे घेरा। तो ऑफिसर साहब नाराज हो गया, बोला अच्छा चलो ठीक है, आप भले मेरी जेब में लगा लो, लेकिन जब मैं रिटायर करूंगा सारी प्लेटें घर पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी जेब से निकल रहा है, पैसे तो मेरे जेब में लगा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अथॉरिटी का मिसयूज किया जा सकता है। एक लिमिट लगाई जाती है कि इससे ज्यादा की जो अप्रूवल होगा वो आप डिपार्टमेंट या रीजन हेड से या हेड ऑफिस से पास करवाएंगे। इससे भी बड़ा अख्तियार होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर के पास। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर में रेवेन्यू भी आपकी जिम्मेदारी, खर्चा भी आपकी जिम्मेदारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपकी जिम्मेदारी। रेवेन्यू भी आपका, खर्चा भी आपका, प्रॉफिट भी आपकी जिम्मेदारी और इन्वेस्टमेंट भी आपकी जिम्मेदारी। प्रॉफिट आपका नहीं, प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी। लिहाजा रेवेन्यू बढ़ाने में आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए, खर्चे को कम करने में आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में आपको मोटिवेशन होनी चाहिए। लिहाजा आपकी ब्रांच में अगर कोई जनरेटर लगवाना है, लगवा लो, एयर कंडीशनर्स लगवाने, लगवा लो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कौन करेगा? आप, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया एक सूबे का, उस चीफ मिनिस्टर को बार बार वजीर आजम से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमने जब 18th अमेंडमेंट कर लिया तो उसमें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी गवर्नमेंट बार बार रिपीट करती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो वफाक के अंडर में आता ही नहीं है, ये तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। एंड दैट इज फेयर, दैट इज फैक्ट, ऐसा ही है। वफाक कुछ भी नहीं कर सकती उन मैटर्स में। और मेजॉरिटी ऑफ चीजें, इवन जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट खुद करेगी। अभी हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स रह गए, एफबीआर जो कि फेडरल है। हमारी सिंध गवर्नमेंट इस बात की भी कोशिश करेगी कि हमारे मुल्क, हमारे सूबे के अंदर जितना बिजनेस है उसके इनकम टैक्स भी हम कलेक्ट करेंगे, आप क्यों ले रहे हैं? और मेजर रेवेन्यू हमारा कराची से आता है, और ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का रेवेन्यू किसको मिल जाएगा? सिंध गवर्नमेंट को मिल जाएगा। उस पर कुछ तय नहीं हो सका, लेकिन इतना जरूर हुआ कि आपके सूबे में सर्विसेज जितनी भी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स विदड्रॉल आप करेंगे। तो हमने क्या बना दिया? SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जो हर सूबे का अपना अपना है। सिंध के अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग जितनी भी कंपनीज हैं वो टैक्स किसको देती हैं? सिंध गवर्नमेंट को। लेकिन इनकम टैक्स फिलहाल किसको जा रहा है? एफबीआर को। लेकिन जिद इनकी इस बात पे भी है कि ये भी हमें दे दे। फिर जितना फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो फेडरल गवर्नमेंट को चलने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। जितना भी फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है फिर उसका एनएफसी अवार्ड होता है जो कि सूबों को दिया जाता है, ठीक है, कुछ फंड उसको दिया जाता है। ये खुद मुख्तारी है। कंपनी भी ऐसा करती है कि जब एक लार्जर स्केल पे जाती है, लेट्स से अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो हर मुल्क का एक कंट्री हेड रख दिया, या हर मुल्क की कंपनी को वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेट कर दिया और वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलग अलग से रख दिए।
हमने डिविजनलाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब होगा क्या कि अगर हमारी एक कंपनी जो कि नेशन वाइड है और वो मुख्तलिफ जिलों में, अजला में काम करती है, ठीक है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है, हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है, रेवेन्यू भी कमाता है, खर्चा भी करता है, एसेट्स भी उसके हैं। लेकिन जब हम अपनी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो क्या उसमें यह पता चल सकेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितना रेवेन्यू आया है? नो। एज पर IAS 1 हम पूरी कंपनी का रेवेन्यू, पूरी कंपनी की कॉस्ट्स, पूरी कंपनी का प्रॉफिट, टैक्स वगैरह मिला देंगे। IFRS 8 इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो IFRS 8 ने देखा कि ऐसा मुमकिन है कि कंपनी की कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हो जो कि हाईली प्रॉफिटेबल हो, जिसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो, जिसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो, और कुछ ब्लैक शीप्स हो सकती हैं, मे बी लॉस कर रही हो। तो एक डिवीजन का लॉस बाकी डिविजन्स के प्रॉफिट में नेट ऑफ होके इन्वेस्टर को पता ही नहीं चल रहा, शेयर होल्डर को पता ही नहीं चल रहा, वो तो कह रहा है कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में। लेकिन इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कौन सी डिवीजन इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा? इसको नहीं पता चल सकता। लेट्स अज्यूम पाकिस्तान में हमारे यहां क्या हुआ था, कराची एयरपोर्ट पे एक बार वो टेररिस्ट घूमने लग गए थे ना, याद होगा, कुछ साल पुरानी बात है। कंपनीज के एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, रनवे के ऊपर गोलियां चल रही हैं। बड़ा हमारे लिए एक डिप्रेसिंग मोमेंट था। जैसे ही ये मसला हल हुआ, मार भगा के एक तरफ किया मसले को, एमिरेट्स ने अनाउंस किया, हालांकि एमिरेट्स पाकिस्तान से ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करता है, अनाउंस किया कि भाई पाकिस्तान से डिसकंटिन्यू, कटी, हम पाकिस्तान से रूट्स ही बंद करें, हम पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट भेजेंगे नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स अज्यूम ये जब अनाउंस होता है कि एमिरेट्स अपना पाकिस्तान का डिवीजन डिसकंटिन्यू कर देगा, एज एन इन्वेस्टर हाउ वुड यू रिएक्ट? मुझे तो पता ही नहीं पाकिस्तान से कितना रेवेन्यू आता है, क्योंकि मैं जब एमिरेट्स की स्टेटमेंट्स देखता हूं तो मुझे तो नहीं पता चलता कि पाकिस्तान से भी कुछ आता है क्या। यूनिलीवर पाकिस्तान, क्या वाकई में इतना, जहां हर किसी का ख्वाब है कि यूनिलीवर में नौकरी मिल जाए, क्या वाकई में यूनिलीवर पाकिस्तान इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है? मे बी हाँ, मे बी नो, लेकिन कैसे पता चलेगा? IFRS 8 इस मसले को हल करने के लिए, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे ये कुछ भी नहीं करेगा, इसका काम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर नोट्स पे है। IFRS 8 नहीं बताएगा कि कौन सी चीज कब, कहां, कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, सिर्फ ये बताएगा कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है ना, उसको आप डिविजन्स में तकसीम करके बताएं। अब हम कहेंगे यार 400 डिविजन है, सबका बताएंगे क्या? तो कहते हैं नहीं, आपने देखना है कि आपकी कौन सी डिविजन्स मटेरियल है, मेजर है। जो डिविजन्स मटेरियल होंगी, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, सिग्निफिकेंट एसेट्स वाली होंगी या लॉस वाली होंगी, उनको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करें और बाकी डिविजन्स को अदर्स में मिला के एक तरफ कर दें। बेशक मसला क्या था कि अगर कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज डिवाइडेड, इज डिविजनलाइज्ड इनटू ऑटोनॉमस बॉडीज, इनटू डिविजन्स, इनटू इन्वेस्टमेंट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स, याद रखेंगे कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर को हम डिवीजन नहीं कहते, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिवीजन मतलब जो अपना रेवेन्यू खुद कमाए, अपना खर्चा खुद करे या अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करे, अपना खाना खुद गर्म करे, खुद मुख्तारिया। अगर कॉस्ट सेंटर होगा वो IFRS 8 में नहीं आएगा, अगर रेवेन्यू सेंटर होगा वो IFRS 8 में नहीं आएगा। IFRS 8 में आने के लिए या तो आपको कम से कम प्रॉफिट सेंटर होना पड़ेगा या आपको इन्वेस्टमेंट सेंटर होना पड़ेगा। और क्योंकि आप परफॉर्मिंग डिविजन्स के पीछे छुप रहे हैं, मैं आपको बाहर निकालूंगा। क्योंकि पता नहीं चल रहा कि बड़ी डिवीजन कौन सी है, परफॉर्मिंग डिवीजन कौन सी है, मैं उन डिविजन्स को बाहर निकालूंगा।
मकसद मेरा ये है। हेंस क्या चीज कब कहां कैसे कितने में रिकॉर्ड होनी है ये IFRS 8 नहीं बताएगा। चीजें वैसी ही चलेंगी अब तक जितना हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है। सिर्फ नोट्स टू द अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को मजीद तोड़ा जाएगा इनटू डिवीजन 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 एंड अदर्स। और ये कैसे किया जाएगा ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।